डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सेट नंबर 2 हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री का सेट नंबर 2 देख रहे हैं। इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सेट नंबर 1 के पीडीएफ का पासवर्ड। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना ताकि हिस्ट्री का सेट नंबर 1 का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सके और उस पीडीएफ को दूंगा मैं सेट नंबर 1 के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सेट नंबर 1 हिस्ट्री के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए एक पासवर्ड चाहिए जो इस वीडियो के दौरान बताने वाला हूँ। और उस पासवर्ड को मैं बोल के बताऊंगा, लिखा हुआ पासवर्ड नहीं मिलेगा। तो मैं आपको उसको बोलूंगा और उसको नोट कर लेना है, सेट नंबर 1 हिस्ट्री का पासवर्ड। ठीक है। और पीडीएफ आपको मिलेगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेट नंबर 1 में। जिस वीडियो का पासवर्ड होगा वो वीडियो आपको उसी सेट में मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। तो पहला जो है आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे, ताजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया। तो यहाँ पे देखिए डिटेल भी बताया जा रहा है। तो आपको मैं जो जो चीज़ें बताऊंगा उसको ध्यान से सुन लेना, बाकी डिटेल्स यहाँ लिखी गई है उनको पढ़ लेना। तो यहाँ देखिए ताजुक ए बाबरी जो है, इसको हम बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं। तो कभी क्वेश्चन पूछ ले घुमा करके बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ताजुक ए बाबरी और बाबरनामा एक ही होता है और इनको तुर्की भाषा में लिखा गया है। बाद में इसको अनुवाद करके फारसी भाषा कर दिया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत किसानों से लगान के रूप में वसूली गई धनराशि का कितना भाग जमींदार अपने पास रखते थे। तो देखिए कुल राजस्व का जो है ये 10/11 भाग कंपनी को देते थे और 1/11 भाग स्वयं रखते थे। ठीक है, ध्यान रखना है आप। क्वेश्चंस जैसे जैसे बता रहा हूँ ध्यान रखना है, बीच बीच में आपको पढ़ना भी है और ध्यान रखना है, सुनते रहना क्योंकि मैं पासवर्ड बताऊंगा पीडीएफ का। ध्यान रखना इस बात को। 1857 की क्रांति के समय भारत का जनरल गवर्नर कौन था। तो 1857 विद्रोह जब हुआ था तो लॉर्ड केनिंग जो थे भारत के जनरल गवर्नर थे और इनका कार्यकाल 1856 से 1860 था। ध्यान रखना है। ठीक है, और ये वायस राय पहले बने थे, कब बने थे, 1858 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें आपको स्पेशल दी जा रही हैं, एक्स्ट्रा दी जा रही हैं ताकि आपसे गलती से भी एक नंबर हिम्मत ना हो एग्जामिनर की काटने की। अगर कुछ उल्टा भी पूछ ले इसी क्वेश्चन में से तो आप उसका जवाब दे सकते हैं, ध्यान रखना है। और पीडीएफ का पासवर्ड मैं बताऊंगा आपको, ये ध्यान रखना है। सेट नंबर 1 का पासवर्ड बताया जाएगा, सेट नंबर 2 अभी आप देख रहे हैं, इसका पासवर्ड किसी और वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, ध्यान रखना है आप। चौरा चौरी घटना कब और यह किस राज्य में घटित हुई। तो चौरा चौरी की घटना जो है 4 फरवरी 1922 को हुई थी। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी में हुई। चौरा चौरी गाँव था, ठीक है ना। उसके बाद में है इसकी डिटेल थोड़ी सी दे रखी है, आप चाहें तो इस डिटेल को अगर चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। बाकी इससे इस डिटेल को इसलिए दिया जा रहा है कि कभी कभी पूछ लेता है चौरा चौरी घटना के बारे में बताएं। तो आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन आए आपको छोड़ना नहीं है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो ये केवल एक लाइन का ही क्वेश्चन है लेकिन इसकी भी डिटेल हमने दी है। 30 दिसंबर 1906 में ब्रिटिश भारत के दौरान जबकि अंग्रेजों का राज राज था, तो ढाका जो था उस समय, यानी कि अभी वर्तमान में बांग्लादेश है, उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, ये इसका मतलब मेन आंसर है आपका। बाकी यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल दी गई हैं, इनको आप अपने हिसाब से जरूर पढ़ें क्योंकि ये चीज़ें कभी भी पूछी जा सकती हैं, ध्यान रखना। छठा जो क्वेश्चन है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस उपलक्ष्य में करवाया था। तो आप सभी को पता है गुजरात पर विजय के प्राप्त करने की स्मृति के। ठीक है, और कब कराया था, 1602 ईस्वी में। ध्यान रखना है, डेट भी दिया गया आपको ताकि आपको पता रहे। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसको है अगस्त की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि अगस्त क्रांति की शुरुआत कब हुई, तब तो आप सोचते रहो यार ये कहाँ से आ गया अचानक से। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। खंड बी आ गया है, यहाँ पे आपके बड़े थोड़े से क्वेश्चन आ गए हैं। दीन ए इलाही से क्या समझते हैं। तो देखिए अकबर ने सभी जो आपके धर्म थे उनको नवीन प्रयोग करके विभिन्न धर्मों को जो अच्छाइयों के लिए बेहतर करने के लिए 1582 ईस्वी में एक नवीन धर्म की स्थापना की और उसी को दीन ए इलाही धर्म के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में थोड़ा सा हमने जो है वहाँ पे इसकी डिटेल दी है, इस डिटेल को जरूर आपको लिखना है। तो डिटेल आप पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हिस्ट्री है भैया, हिस्ट्री में जितना पढ़ोगे उससे कम ही याद होगा, पूरा आप याद नहीं कर सकते। अच्छे अच्छे आईपीएस यूपीएस देते हैं ना जब ये हिस्ट्री के लिए, तो इनमें आरएएस के लिए तो ये सब नहीं हो पाता उनसे। ठीक है, तो ये 4-4 साल लग जाती है क्लियर करने में। नौवां क्वेश्चन है सांथल। ठीक है, सांथल और पहाड़ियों के बीच लड़ाई
हल और कुदाल के बीच लड़ाई थी, ये सिद्ध करना है, यानी कि आपको बताना है। तो थोड़ा-सा सांतलों के बारे में बता देंगे और थोड़ा-सा आप जो है पहाड़ियों के बारे में बता देंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे उत्तर, तो यहाँ पर जो है हमने बताया है, और पहाड़ियों का जो है उपयोग जो है क्या होगा, आपका कुदाल हो जाएगा और सांतलों का जो है हल हो जाएगा। इस डिटेल के हिसाब से आप थोड़ा-सा बता देंगे तो आपका जो है आंसर कंप्लीट माना जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, लॉर्ड डलहौजी की राज्य अपहरण नीति यानी हड़प नीति क्या थी? तो आप सभी को पता है कि डलहौजी ने जो नियम बनाया था उसमें अगर किसी का उत्तराधिकारी नहीं है तो उस राज्य को हड़प लिया जाएगा, इस तरह की नीति बनाई थी। और ये बहुत बड़ी नीति थी उसकी, बहुत कामयाबी कामयाबी हासिल की थी उसने, कई सारे राज्य इससे विलय किए थे। तो गोद निषेध नीति के नाम से, डॉक्ट्राइन लैप्स के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको इससे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और आएंगे तो आपको छोड़ना नहीं है। पूरी डिटेल दी गई है इसमें, ठीक है। इसने इस नीति के हिसाब से कठोरता के साथ पालन करवाया, और इसमें जैतपुर, संबलपुर, सतना, नागपुर, झांसी आदि राज्य जो है विलय कर दिए थे, ध्यान रखना है। और उसने इसके आधार पर और भी जो है कुछ नीतियां जो है साम्राज्यवादी नीति बनाई थी, जिनके नाम इस तरह के हैं। आप राज्य अपहरण नीति या गोद निषेध नीति बोल सकते हैं, कुशासन और भ्रष्टाचार के आरोप नीति, पेंशन और पदों की समाप्ति नीति, और युद्ध और आक्रमण की नीति, ये भी इसी के दिए हुए थे, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन के कारण आपको बताने हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के कई सारे कारण हैं, और हमने सेट नंबर 1 में भी डिस्कस किया था। सेट नंबर 2 में भी ये क्वेश्चन आया। सेट नंबर 2 में थोड़ा डिटेल में आया। सेट नंबर 1 में केवल हमने पॉइंट वाइज़ 1, 2, 4 पॉइंट लिखे थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन में क्रिस मिशन जो है ये एक बहुत बड़ा भूमिका निभा गया था, जो कि इसका कारण रहा। इसके अलावा अगर दूसरा कारण हम बात करें तो ब्रिटिश सरकार की जो घोषणा हुई थी उस वो भी एक कारण रहा था, ठीक है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो हो जाएगा, उसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो लक्ष्य की घोषणा की गई थी वो भी परिपूर्ण नहीं हुई थी, तो भी वो एक जो है समस्या बन गई, तो वो भी। और एक तो आर्थिक दुर्दशा, यानी कि युद्ध हुआ था तो आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी, तो वो भी एक कारण बना। इसके अलावा और भी लिख सकते हो, लेकिन हमने जितना लिखा है इनको थोड़ा सा याद करिए, आप आसानी से अच्छे नंबर, मतलब नंबर कटने का तो दूंगा ही नहीं मैं आपका, लिखोगे तो नंबर नहीं कटेंगे, बस बस केवल याद करो, जो जो चीज़ बता रहा हूँ उनको समझो। तो यहाँ पे एक जापानी आक्रमण का भय था, ये भी एक कारण था, ठीक है। तो इस तरह से ये हम लिख सकते हैं कि भारत छोड़ो के आंदोलन के कारण, ये सारे के सारे, ठीक है। 12वां जो क्वेश्चन है, राजनीति भारतीय संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता क्या है? जब हमने सेट नंबर 1 पढ़ा था, तो उसमें पूछा था उसने कि भारतीय संविधान की विशेषताएँ बताइए, ठीक है? उसके विशेषताएँ हमने डिस्कस किया था, उसमें भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता वाली बात भी की थी। अगर आपने सेट नंबर 1 देखा है, नहीं देखा है तो अभी देख लेना। और सेट नंबर 1 का पीडीएफ का पासवर्ड यहीं बताने वाला हूँ। पीडीएफ हर वीडियो का दूँगा मैं, और हर वीडियो का पासवर्ड भी बताऊँगा। कौन से वीडियो में कौन-सा पासवर्ड बताऊँगा, उसके लिए आप अपने सब्जेक्ट के सारे सेट्स देखिए। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दूसरे सब्जेक्ट देखिए, आप अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट आपके, उनको देखिए, ताकि आपके जो पासवर्ड हैं वो आपको पता चलते जाएँ, और आप उन सभी चीज़ों को डाउनलोड करते जाओ। तो यहाँ पर जो है भारतीय संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता क्या है, ये आपको बताना है, और बहुत ही डिटेल में यहाँ पे समझाया गया है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है सभी धर्मों का समान अधिकार, यानी कि सभी धर्मों में समानता, कोई भेदभावना नहीं। तो वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है, वही चीज़ मैंने आपको सेट नंबर 1 में बताई थी। और याद रखना है, पीडीएफ का पासवर्ड जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट ना करें। अगर आप कमेंट सेक्शन में पीडीएफ के पासवर्ड को कमेंट करते हैं, तो पीडीएफ वहाँ से रिमूव कर दिए जाएंगे, और दूसरा नेक्स्ट जो पीडीएफ है वो नहीं डाला जाएगा। तो यहाँ पे आपके लिए समस्या हो जाएगी। समझ में आ गया? तो पीडीएफ डाउनलोड करें ज़रूर, लेकिन उसका पासवर्ड जो है कमेंट सेक्शन में ना करें। आपकी एक मिस्टेक से बहुत सारे स्टूडेंट्स का नुकसान हो जाएगा। तो आप भी उसमें शामिल होते हैं, और वो स्टूडेंट भी शामिल होते हैं जो ये पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। तो पासवर्ड कमेंट नहीं करना है, पासवर्ड आप सुनिए और डाउनलोड करना है। बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपने कमेंट किया तो उस वीडियो का पीडीएफ रिमूव कर दिया जाएगा, और नेक्स्ट टाइम से दूसरे पीडीएफ नहीं डाले जाएँगे, तो फिर आपकी समस्या बढ़ जाएगी, मुझे कोई इश्यू नहीं। आगे, यहाँ पर जो मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता के बारे में आपको समझना है, और धर्मनिरपेक्षता नीति के बारे में बढ़िया तरीके से समझा देना है, जो कि आर्यन सक्सेना थे, उनके हिसाब से भी उन्होंने एक डेफिनिशन दी थी। धर्मनिरपेक्षता वह नीति है जो धार्मिक सहिष्णुता, समानता और भाईचारे पर आधारित होती है। यह सभी नागरिकों को उनकी जाति, धर्म, लिंग, विश्वासों पर विचार किए बिना सभी धर्मों को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता देती है। ठीक है? इस तरह से आप लिख दो। मुगल
मनसबदारी व्यवस्था से क्या समझते हैं? तो मनसबदारी का सीधा-सा मतलब है प्रशासन में कोई ओहदा देना, ठीक है? और उस ओहदे को केवल जो उस ओहदे पे तैनात होता था उसको मनसबदार कहते थे और ये 3 स्तर के होते थे। पहले स्तर को उमरा कहते थे, दूसरे स्तर को अमीर-ए-उम्दा कहते हैं और तीसरे को अमीर-ए-आजम कहते थे। और ये तीनों के तीनों केवल एक ही चीज़ पे डिसाइड होते थे कि आपके पास कितने घोड़े हैं, कितने घुड़सवार मिलेंगे, घुड़सवारों की संख्या ये तय करती थी कि दरबार में किसका कैसा ओहदा है। ठीक है? तो यहाँ पे आप ये डिटेल इस तरह से लिखेंगे। क्लियर हुआ? नोट कर लोगे? अब चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आप हाँ, ठीक है, नोट कर लोगे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित 3 प्रमुख केंद्र तथा वहाँ के नेतृत्वकर्ता के नाम। केवल केंद्र और नेतृत्वकर्ता के नाम यहाँ पूछे गए हैं। लेकिन मैंने थोड़ा-सा डिटेल इसलिए दिया है क्योंकि कभी-कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि 1857 के प्रमुख केंद्र और उनके उनके नेतृत्वकर्ताओं के बारे में संक्षेप में समझाइए। इस तरह से आ जाता है। तो संक्षेप में आपने पढ़ा ही नहीं है, तो नाम पढ़ा है और केवल वो जगह पढ़ी है, तो फिर संक्षेप कैसे लिखोगे? तो 1857 की क्रांति का पहला जो दिल्ली में नेतृत्व किया था, वो किया था बख्त खान ने। बहादुर शाह केवल अगुवाई कर रहे, ठीक है? ये नेतृत्व में थे, लेकिन इनका ज़्यादा नाम नहीं आता, बख्त खां का आता है, ठीक है? ये ध्यान रखना। दिल्ली में, इसकी डिटेल मैंने यहाँ पे आपको दे दी है। लेकिन मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया सीधे-सीधे कि 3 प्रमुख केंद्र तथा नेतृत्वकर्ता के नाम। तो तीनों केंद्र और सारे नेतृत्वकर्ता के नाम आपको मैं लिस्ट दूँगा, नीचे की तरफ दिखा देता हूँ, पहले आपको क्या कन्फ्यूज़न हो जाता है। ये रहा विद्रोह का केंद्र और ये रहे नेता। तो दिल्ली में जनरल बख्त खान थे, कानपुर में नाना साहब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, बरेली में खान बहादुर, बिहार में कुंवर सिंह और फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और ग्वालियर में तात्या टोपे। तो इस तरह से ये नाम है और जिन्होंने नेतृत्व किया था उनके भी नाम है और कहाँ किया था ये भी नाम है। लेकिन इनके बारे में थोड़ी डिटेल आपको पता होनी चाहिए क्योंकि कभी-कभी विस्तार से पूछता है तो आपको आंसर देने में दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले 1857 की जो विद्रोह थी, दिल्ली के बारे में हमने यहाँ पे लिखा है इस पैराग्राफ में दिल्ली के बारे में नेतृत्व के पता चलेगा आपको। दूसरे पैराग्राफ में कानपुर का जो नेतृत्व किया था, उन्होंने किसने किया था उसके बारे में यहाँ डिटेल किया गया है। और तीसरे पैराग्राफ में जो है झांसी का जो है नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, उसके बारे में इस पैराग्राफ में बताया, ठीक है? तो ये पैराग्राफ आपको लिखने नहीं है, लेकिन संक्षेप में विस्तार में अगर पूछेगा तो लिखने हैं, तो आपको पढ़ना चाहिए। बाकी आपको केवल नेतृत्वकर्ता और कहाँ हुआ था, बस वही नाम लिखने हैं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन की डिटेल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 5 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है, क्योंकि कई बोर्डों में ये पूछा गया था 5 नंबर में, तो आपको भी बता रहा हूँ मैं। ऐसा ना हो कि हम सोचे कि यार क्वेश्चन तो सिंपल सा पूछा है, हमको उतना ही पढ़ना है, थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ लोगे तो कुछ नहीं घिसेगा, ठीक है? कुछ चीज़ें जो होती हैं नुकसान नहीं करती हैं। वहाँ यहाँ पे हो गया झांसी का और यहाँ पर जो है आप फैज़ाबाद में अहमदुल्ला का विद्रोह जो है वो भी हमने बताया है, ठीक है? तो ये यहाँ पर आप इस डिटेल में लिख दोगे और रोहिलखंड में जो है उनका भी जो विद्रोह हुआ था वो भी हमने यहाँ पे डिटेल में बताया। तो इस तरह से आप सारा का सारा डिटेल में एक बार पढ़ लोगे। बाकी लोगों के नाम हमने विद्रोह के केंद्र के साथ में लिखा है, तो ये विद्रोह के केंद्र और नाम हमेशा याद होने चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन एमसीक्यू, फेमसीक्यू में बन सकता है। पूछ ले बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो नाम होना चाहिए कुंवर सिंह। ऑप्शन आ गया ए, बी, सी तो कैसे पता चलेगा आपको? या फिर 1 नंबर के 2 नंबर के मार्क्स में ही पूछ लिया तो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी बड़े प्रश्नों पे 5-5 नंबर के। मुगल काल में अभिजात्य वर्ग की विशेषताओं को बताना है आपको। अभिजात्य वर्ग की विशेषताएँ तो पहली विशेषता हो जाएगी मुगल अभिजात वर्ग की चारित्रिक विशेषताएँ एवं सम्राट के साथ संबंध। पहला पॉइंट में हम ये डिस्कस करेंगे यानी कि इसका पैराग्राफ बताएँगे, इसमें विशेषता है। पहला पॉइंट में, ठीक है? तो ये पहला पॉइंट का विशेषताएँ आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। मुगल राज्य का महत्वपूर्ण स्तंभ जो है इसके अधिकारियों का दल था। ठीक है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप कर लोगे। क्लियर हुआ पहला पॉइंट। इसके बाद दूसरे पॉइंट में राजपूतों एवं भारतीय मुसलमानों का प्रवेश, ये विशेषताएँ भी आप लिखोगे दूसरे पॉइंट में। ठीक है? इसको देख लोगे आप। अब इसके बाद में आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। यहाँ पे 2 लाइन और है उस पैराग्राफ की। फिर तीसरा पॉइंट है जो जहांगीर के काल, इसके दौरान भी विशेषताएँ जो हैं वो बताएँगे और मनसबदारी जो हमने प्रथा अभी पढ़ी थी, अभी-अभी हमने क्वेश्चन का आंसर दिया, अभिजात्य वर्ग का दिया, तो ये वाला भी पॉइंट आप डिस्कस करोगे, बताओगे। तब जाके आपको 5 नंबर मिलेंगे ना, तो
5 नंबर इतनी आसानी से नहीं मिलते, 5 नंबर लेने के लिए लिखना पड़ता है और सही-सही लिखना पड़ता है, कहानी नहीं। ठीक है? तो 4 नंबर पॉइंट हो गया। 5वां जो है अभिजात के विभिन्न कार्य जो है आपको वो भी बता देने हैं, वो भी विशेषताओं में आ जाएगी। ठीक है? तो अगर आप नहीं इसमें से कोई एक पॉइंट सपोज़ करिए नहीं लिखते हैं, तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएँगे। लेकिन अगर आपने 4 ही पॉइंट याद किए, उसमें से लिखे ही 3, तो फिर नंबर कटेंगे। तो इसीलिए 5-6 पॉइंट जब हम बताते हैं, तो उनको सभी को याद कीजिए और उसमें से एग्ज़ाम में लिखते समय अगर कोई एक आधा पॉइंट आप भूल जाते हैं, तो नंबर नहीं कटते। लेकिन आप कम ही याद करेंगे और आपका भूल गए तो फिर आपके नंबर कटेंगे ही कटेंगे। अगला क्वेश्चन है, पहाड़िया लोग की आजीविका सांथलों की आजीविका से किस रूप में भिन्न थी? तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहाड़िया लोगों की आजीविका बता देते हैं, उसके बाद में दूसरे पॉइंट में हम सांथलों की आजीविका बता देंगे। और देखिए पहाड़िया लोगों की आजीविका 7-8 पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसी तरह से हम सांथलों की 7-8 पॉइंट डिस्कस करेंगे। 7-8 में से जो आपको अच्छे से याद होता है केवल वो याद कर लीजिए 5 पॉइंट, ठीक है? तो यहाँ पे बता रहा हूँ, पहले पहाड़ियों लोगों की आजीविका की विशेषताएँ, यानी कि क्या थी उनकी आजीविका, वो भिन्न कैसे थी, पहले हम पहाड़ियों को बता देंगे, फिर हम बता देंगे सांथलों की। तो पहाड़ियों में हमने यहाँ पे आप 3 पॉइंट तो देख रहे हैं, इन 3 पॉइंट को पढ़ लीजिए, ठीक है? ये क्लियर हुआ यहाँ पे। उसके बाद में हम जो है इसके 2 पॉइंट यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये हो गया, 5 पॉइंट मैंने आपको बता दिए यहाँ पे। 5 पॉइंट के बाद में आगे आ जाइए। 5 पॉइंट के बाद में 6 नंबर और 7 नंबर पॉइंट यहाँ से लिख लेंगे, ठीक है? तो ये तो होगी पहाड़ियों की आजीविका के बारे में। अब आते हैं हम नेक्स्ट जो पार्ट पूछा उसने सांथलों की आजीविका। अब सांतलों की आजीविका जो है 2 पॉइंट आप यहाँ पे देख रहे हैं और इसके बाद में 3 और 4 पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको शो कर दिया, ठीक है? 4 पॉइंट हो गए सांतलों की और सांतलों की और भी पॉइंट बता रहा हूँ। सांतलों का 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर पॉइंट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो एक साथ में 7-7 पॉइंट दोनों को दिखा दिए। अब दोनों में से 7 में से जो 5 आपको अच्छे से याद हो जाए, जो भी 5 अच्छे से याद हो जाएँ, वो 5 पॉइंट आपको याद करने हैं, ठीक है? ध्यान रखना है, हमने 7 बताए हैं लेकिन आपको 5 याद करने हैं। जो 7 याद कर सकते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, उनके लिए तो सोने पे सुहागा है। लेकिन जो 7 नहीं कर सकते हैं याद, तो वो 5 ज़रूर याद करें। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर लेने के लिए इतना याद करना होगा। ठीक है? आइए, 17 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के परिणामों का वर्णन करना है। परिणाम तो आपको पता है अच्छी तरह से कि फ्लॉप हो गई क्रांति। अभी इसकी परिणाम क्या हुए थे, वो चीज़ थोड़ा-सा हम डिटेल में बता देंगे, ठीक है? तो 1857 की क्रांति जो है एक महान विद्रोह था और इसके परिणाम में ये कहा जा सकता है कि 1857 एडी, यानी कि ए कैपिटल वो एडी होता है ना, वो वाला एडी, ये यहाँ पे हिंदी में लिख गया है, एडी यानी कि ईस्वी, ठीक है? 1857 ईस्वी का महान विद्रोह विफल रहा। मतलब हमने क्या कहा, अभी परिणाम क्या रहा? विफल रहा। आप सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, यानी कि फलहीन नहीं था, लेकिन फलहीन नहीं था। विफल तो था, विफल मतलब रिज़ल्ट जो है खराब हो गया, लेकिन उस रिज़ल्ट खराब होने की वजह से उसने ज्ञान भी दिया, बहुत चीज़। तो यहाँ पे एक संयुक्त प्रयास, ये परिणाम रहा इसका, ठीक है? तो पहला पॉइंट में हम संयुक्त प्रयास के बारे में बता देंगे। वहाँ यहाँ पर आपका उसका थोड़े बारे में ये 2 लाइनें यहाँ पे नीचे, एडी मतलब ईस्वी है, यहाँ पे एडी एक्चुअली गलती से प्रिंट हो गया है। हिंदी में, इंग्लिश में एडी लिखा जाता है, ए और डी, कैपिटल ए और कैपिटल डी, और हिंदी में ईस्वी लिखते हैं, ठीक है? ये थोड़ा ध्यान रखें। फिर उसके बाद में किसान वर्ग की जागृति भी जो है इसका एक परिणाम हुआ, ठीक है ना? जागृति हुई। उसके बाद में नेक्स्ट जो है राष्ट्रीय अनुभव का विकास, ये भी एक परिणाम हुआ, ठीक है? इस तरह से आपको अच्छे तरीके से लिखना है, ताकि हिस्ट्री ना नंबर ऐसे नहीं मिलते हैं बोर्ड के एग्जाम में, बहुत अच्छे तरीके से समझाना पड़ता है, एग्जामिनर को कन्विंस करना पड़ता है, भैया मैं इतना लिख रहा हूँ और इस तरह से लिख रहा हूँ, नंबर दो मुझे। तो एग्जामिनर कहता है भैया तूने तो बहुत बढ़िया लिखा है, मैं तेरे को नंबर दे के मानूंगा। तो वो आपको 4 नंबर देने की बजाय 5 भी दे देता है जब आप उसको समझाते हो, ठीक है? उसके बाद चौथा जो है कंपनी के नियम का अंत, ये भी एक परिणाम रहा, ठीक है? बहुत महत्व, तो ये 4 पॉइंट आपने देख लिए। 5वां जो है रानी की घोषणा, एक यहाँ पे परिणाम उनका भी स्पेशल था। तो ये 5 मुद्दों में से आप 4 मुद्दे अगर ढंग से लिख देते हैं, पूरी तरह से लिख देते हैं, तो आपको 5 नंबर से फिर से मिल जाएँगे। अगले पार्ट की बात करते हैं, नमक सत्याग्रह की पृष्ठभूमि एवं उद्देश्यों का वर्णन करना है। तो हमें पहले बताएँगे हम पृष्ठभूमि, उसके बाद बताएँगे उद्देश्य। तो हमारा जो है पूरा ये आंसर कंप्लीट है। सबसे पहले पृष्ठभूमि की बात करेंगे, यानी पृष्ठभूमि में क्या हुआ था? तो दिसंबर 1929 के अंत में आयोजित कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, जो कि युवा पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने का प्रतीक था। वहीं पूर्ण स्वराज्य अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा भी की गई, ध्यान रखना है।
और 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा करके और देशभक्ति के गीत गा करके स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के तुरंत बाद महात्मा गांधी ने घोषणा की कि वे ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानून में से एक, जिसे नमक कानून के उत्पादन और विक्रय पर राज्य को एकाधिकार दिया है, को तोड़ने के लिए एक यात्रा का नेतृत्व किया। आप सीधा-सीधा भी लिख सकते हैं कि जिसे नमक कानून के नाम से जाना जाता है, उसको तोड़ने का नेतृत्व किया। ठीक है ना? इस तरह से आप थोड़ा-सा अपनी लैंग्वेज भी लिख सकते हो, लेकिन कोई स्टोरी नहीं बनाना है। फिर उसके बाद में हम इसको थोड़ा-सा डिटेल में समझाएँगे, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसको 2-3 लाइन तो हमें अपनी तरफ से लिखनी है, जो भी लिखनी है तो हमें सही-सही लिखनी है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है हमारा आ जाएगा यहाँ पर ये, आपका पहला जो पूछा गया था हमारा उद्देश्य, पृष्ठभूमि। तो पृष्ठभूमि रखी गई थी इस तरह से। पृष्ठभूमि मतलब इसके क्या किया गया था, ठीक है? तो ये पृष्ठभूमि हो गई। अब फिर इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था अंग्रेज़ों द्वारा लागू नमक कानून के विरुद्ध सविनय कानून को भंग करना था। सबसे बड़ी बात ये थी ठीक है ना? तो ये चीज़ आप लिख दोगे, उसके बाद में इसकी डिटेल्स थोड़ी-सी आपको समझाना होगा, तब जाके आपको जो है 5 नंबरों का यहाँ पे देखने को मिलेंगे 5 नंबर, ठीक है? जिसको हम दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अगला जो है नमक कानून के खिलाफ शुरू किया गया था दांडी सत्याग्रह, ठीक है? या दांडी के सत्याग्रह नमक कानून के खिलाफ शुरू, फुल स्टॉप लगना रह गया। तो इस तरह से आपका समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में 19 नंबर जो क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन, पासवर्ड जरूर लिख लीजिए आप। सेट नंबर 1 इतिहास का जो है पासवर्ड जरूर लिखिए, क्योंकि पासवर्ड जो है आपको सेट नंबर 1 का जो पीडीएफ डाउनलोड करना है तो उसके लिए जरूरी होगा। तो पासवर्ड नोट करने के लिए हिंदी में भी बता रहा हूँ और इंग्लिश में भी। पासवर्ड लिखिए 67893, ठीक है? दोबारा बोल रहा हूँ 67893, यानी कि हिंदी में बोल रहा हूँ 67893। दोबारा 5 नंबर बोल रहा हूँ, 67893, 67893। पासवर्ड वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट मत करना, नहीं तो पीडीएफ रिमूव कर दी जाएगी और नेक्स्ट वीडियोस के पीडीएफ नहीं दिए जाएंगे। इतने सारे सेट्स हैं, इन सभी के पीडीएफ फिर आपको मिल नहीं पाएंगे, तो सबसे बड़ा नुकसान आपका ही होगा, बाकी आपकी मर्जी है। तो अगला जो है 19वां क्वेश्चन, संविधान निर्माण निर्माण में प्रारूप समिति की भूमिका का वर्णन करना। देखिए, संविधान के प्रारूप समिति की भूमिका की बात आए ना, तो आप आराम से शांति से तो लिखोगे ही, साथ में प्रारूप समिति के अध्यक्षों की लिस्ट भी दोगे, ताकि एग्जामिनर है जो वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है। और इस सदस्यों में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सबसे पहले आता है, ठीक है? ये चीज़ आपको बतानी है। तो यहाँ पर जो है आपका गठन कब हुआ ये बताओगे, इसकी प्रस्तुति क्या हुई ये बताओगे, इसका जो है अधिवेशन में कौन-कौन से अनुच्छेदों को डाला गया ये आप बताओगे, क्योंकि प्रारूप की बात हो रही है, ठीक है? उसके बाद में आप जितने भी अनुच्छेद आपको याद होते हैं, ऐसा नहीं कि जहाँ पे यहाँ पे लिखा है तो सबको रट डालो, 2 कम से कम 5-6 लिखे हैं तो उसमें से 4 तो आपको अनुच्छेद पता होने चाहिए, इस उसका सन पता होना चाहिए क्या-क्या हुआ था, ठीक है? ये चीज़ें आप बताओगे, किसने क्या किया था वो भी आप बताओ। उसके बाद में आप जो है प्रारूप समिति के अध्यक्षों की लिस्ट दे दोगे, ताकि आपको कंप्लीट पता चले। तो अध्यक्ष जो थे बी आर अम्बेडकर थे, और उसके बाद में जो है ये बाकी सब लोग थे। अध्यक्ष तो थे ही, लेकिन जो भी सदस्य थे उनके बारे में भी बता दो। तो ये सारे के सारे उनके सदस्य थे, तो इनके सभी के नाम लिख दोगे, तो इस तरह से आपको 5 नंबर देने से नहीं रोक पाएगा एग्जामिनर अपने आप को। तो आपको पीडीएफ का पासवर्ड बता दिया, पासवर्ड कमेंट करना नहीं है, ध्यान रखना, कमेंट नहीं करना है, याद रखना। आप अपने लिए पासवर्ड को सुनिए, नोट करिए, पीडीएफ को डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट कराइए, सिंपल, ठीक है? पासवर्ड कमेंट करेंगे आपका नुकसान हो जाएगा, वो पासवर्ड भी हटा दूंगा, पीडीएफ भी हटा दूंगा, और नेक्स्ट टाइम में पीडीएफ भी नहीं डालूंगा, वो समस्या आपकी हो जाएगी। तो इसलिए आप जितने वीडियोस देखते हैं सबको ध्यान से सुने, लास्ट तक सुने, ताकि जब मैं किसी भी वीडियो का पासवर्ड बताऊं तो आपको पीडीएफ डाउनलोड करने में आसानी हो, ठीक है? तो आशा करता हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपके सेट नंबर 1 के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, आप सेट नंबर 1 की
प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। प्लेलिस्ट खोलिए, सेट नंबर 1 का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। पासवर्ड ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इस पीडीएफ का पासवर्ड नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा। सभी वीडियोस देखते रहिए, आपको पासवर्ड मिलते रहेंगे। आप अपनी क्लास के केवल अपने स्ट्रीम के अपने सब्जेक्ट के केवल वीडियो देखिए, आपको सारे पासवर्ड मिलते रहेंगे। किसी किसी वीडियो में 2-2 पासवर्ड दूंगा, यानी कि 2-2 वीडियो के यानी 2-2 पीडीएफ के अलग अलग पासवर्ड दे दूंगा। यानी कि इसमें 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश भी हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, आपका ज्योग्राफी हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, हो सकता है। तो आपको ध्यान से सारे वीडियोस को सुनने हैं ताकि आपसे कुछ भी स्किप ना हो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में ताकि उनकी मदद हो सके, वो लोग भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सके, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सके। लाइक का बटन हमेशा दबाइए ताकि आपके सॉल्यूशंस मैक्सिमम जल्द से जल्द अपलोड किए जाएं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।